Hello बच्चों, let's see the question. A particle of mass small m is kept on a fixed smooth sphere of radius capital R at a position where the radius through the particle makes an angle of 30 degree with the vertical. The particle is released from this position. A. What is the force exerted by the sphere on the particle just after the release? Second, find the distance traveled by the particle before it leaves contact with the sphere. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. एंड हेयर द की कॉन्सेप्ट इज वर्क एनर्जी थ्योरम. तो हमारे पास यहाँ पे जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, इट स्टेट्स दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द वर्क ऑन द सिस्टम, और वी कैन राइट इट मैथमेटिकली. काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वर्क ऑन द सिस्टम. हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m दे रखा है और ये r रेडियस के एक स्फीयर पे यहाँ पे इस तरीके से मोशन कर रहा है. हमें यहाँ पे जो रेडियस दे रखी है, इट इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल. तो हमसे पूछा गया द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम दिस पोजीशन, यानी जब ये 30 डिग्री के एंगल पे था तब हमने इसको रिलीज करना स्टार्ट किया. तो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द पार्टिकल जस्ट आफ्टर द रिलीज. जैसे हमने इसको रिलीज करना स्टार्ट किया, उस केस में स्फीयर इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लगाएगा. तो पहले हम इस पे लगने वाले फोर्सेस को देखते हैं. यहाँ पे एक तो mg फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, और अगर हम इस mg के इस पॉइंट पे दो कंपोनेंट बना लें इस तरीके से, एक तो इस तरीके से आएगा, दूसरा इस तरीके से. यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बन रहा है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री बनेगा. तो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 30 डिग्री एंड दिस विल बी mg sin 30 डिग्री. क्योंकि जब हमने इसको रिलीज करना स्टार्ट किया है, उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास स्फीयर है ये इस पे फोर्स लगाएगा, और जितना यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है विच इज इक्वल टू mg cos 30 डिग्री, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरीके से यहाँ पे एक्ट करेगा. तो स्फीयर इस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे लगा रहा है. इसी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के थ्रू ये जो स्फीयर है इस पार्टिकल को यहाँ से रिलीज करेगा. सो वी कैन से व्हेन इट रिलीज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड विल बी इक्वल टू द mg cos 30 डिग्री. एंड हियर n इज द फोर्स exerted by sphere on particle. नाउ यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू को देखें तो m इंटू जी cos 30 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे √3/2 होती है. सो जो फोर्स की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी √3m इंटू जी डिवाइडेड बाई 2. इट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द पार्टिकल, जिसपे जो हमारे पास पार्टिकल है ये स्फीयर को छोड़ करके यहाँ पे रिलीज हो जाएगा. नाउ जो सेकंड पार्ट है, इट इज आस्किंग अबाउट द फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट लीव्स कांटेक्ट विद द स्फीयर. जब हमने इसको रिलीज करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे ये एक डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगा. सपोज ये पॉइंट O है, तो इसने यहाँ पे O से लेके P तक एक डिस्टेंस कवर की, उसके बाद ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे ब्रेक कर देगा फ्रॉम द स्फीयर. तो पहले अगर एंगल थीटा बन रहा था वर्टिकल के साथ, अब हम ये मान के चल रहे हैं पूरा एंगल यहाँ पे, पहले अगर ये एंगल 30 डिग्री बन रहा था तो जब इसने यहाँ पे इसको अपने सरफेस से पूरी तरीके से रिलीज कर दिया, उस केस में जो एंगल है वो थीटा है. ये वाला जो एंगल है इट इज थीटा, हम ये मान के चलते हैं. तो यहाँ पे अगर हम P पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस को देखते हैं, तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे हमने पहले देखा था mg एक्ट करेगा. इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इट विल बी mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा. क्योंकि ये पूरी तरीके से रिलीज हो गया है तो यहाँ पे कोई भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा. साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है, जब हमने इसको रिलीज करना स्टार्ट किया उस केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और जब यहाँ पे P पॉइंट तक पहुंच जाएगा उस केस में इसकी जो वेलोसिटी होगी ये v के बराबर होगी. सो अप्लाइंग हियर द वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू दी सम ऑफ ऑल द वर्क. एंड यहाँ पे अगर हम देखें जो वर्क है ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, और इसी वजह से अगर हम देखें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसने एक वर्टिकल डिस्टेंस को भी यहाँ पे कवर किया है. तो पहले हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू लिख लेते हैं ½ mv². इनिशियल तो ये 0 हो जाएगा एंड इट विल बी फोर्स
मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स लग रहा है हमारे पास, इट इज ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू m इंटू जी मल्टीप्लाइड विद चेंज इन हाइट, वर्टिकल जो हाइट है इसमें कितना चेंज आया है। तो हम इसको डायग्राम से देख सकते हैं। यहाँ पे जब हमने ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री पे रखा था एट दिस पोजिशन, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर हाइट थी, इसको हम यहाँ पे h1 का नाम दे सकते हैं। और जब ये P पॉइंट पे पहुंचा, इस पर्टिकुलर केस में इसकी जो हाइट थी इसको हम यहाँ पे h2 का नाम देते हैं। तो वर्टिकली अगर हम देखें तो इसकी जो पोजीशन है इसमें यहाँ पे h1 माइनस h2 का डिफरेंस हमें देखने को मिला। अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगा। इट इज 30 डिग्री, ये हमारे पास r है और ये हमारे पास h1 हमने माना है। तो जो h1 है इट इज गिवन एज r cos 30 डिग्री। इसी तरीके से जो हमारे पास h2 आएगा इट विल बी r cos थीटा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यही हमारे पास यहाँ पे जो वर्टिकल डिस्टेंस इसने कवर की है उसके बराबर हमें देखने को मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं हाफ m v स्क्वायर इक्वल्स m इंटू जी इंटू r cos 30 डिग्री माइनस r cos थीटा। नाउ यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि स्फेरिकल स्ट्रक्चर में ये मूव कर रहा था, इस वजह से इस पे यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। एंड वी नो दैट जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है एंड इट इज गिवन एज mv स्क्वायर बाय r। और यहाँ पे अगर हम डायग्राम से देखें तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो हमें किसी न किसी अनदर फोर्स के थ्रू यहाँ पे मिलता है, यानी इसका अपना कोई ओरिजिन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सेंटर की ओर फोर्स काम कर रहा है इट इज mg cos थीटा। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r के बराबर हो जाएगा। वी कैन राइट इट विल बी mg cos थीटा। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर की जो वैल्यू होगी इट विल बी r इंटू जी कॉस थीटा। इट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो वी कैन से इट विल बी r इंटू जी कॉस थीटा, m से m कैंसिल करने के बाद डिवाइडेड बाई 2 इट विल बिकम r इंटू जी मल्टीप्लाइड विथ कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस थीटा। आर जी से आर जी कैंसिल, और अगर हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू देखें इट विल बी कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स √3 बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बिकम 3 कॉस थीटा इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो थीटा की जो वैल्यू होगी इट विल बिकम कॉस इनवर्स 1 बाई √3। नाउ यहाँ पे हमें डिस्टेंस की वैल्यू पूछी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू दी फिगर, तो जो ऑब्जेक्ट है ये पहले O पॉइंट पे था, अब ये P पॉइंट पे चला गया। तो हमें बेसिकली इस आर्क की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम आर्क की वैल्यू निकालना चाहते हैं उसके लिए हमें एंगल की वैल्यू चाहिए होगी। तो P पॉइंट पे पूरा एंगल बन रहा है थीटा, और इनिशियल हमारे पास जो एंगल की वैल्यू है दैट इज 30 डिग्री। सो वी कैन राइट हियर एंगल विल बी गिवन एज आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। और हमें जो आर्क है ये केवल O से लेके P तक चाहिए, तो इसकी जो वैल्यू होगी यही हमारे पास इसने जो डिस्टेंस कवर की होगी पार्टिकल ने उसके बराबर होगी। और इसको हम लिख सकते हैं जो एंगल है ये आ जाएगा हमारे पास थीटा माइनस 30 डिग्री मल्टीप्लाइड विद रेडियस r। एंड जो थीटा की वैल्यू है हमारे पास है इट इज गिवन एज कॉस इनवर्स 1 बाई √3 माइनस 30 डिग्री को हम यहाँ पे पाई बाई 6 के बराबर भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एंगल की वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड विद रेडियस r। सो वी कैन से द डिस्टेंस और लेंथ OP विल बी गिवन एज cos इनवर्स 1 बाई √3 माइनस पाई बाई 6 and this whole value will be multiplied with radius r. So from the given question we have calculated the distance r and the force exerted by the sphere at the time of the release. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.